ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੋਟਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ DM ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਬਿਲਾਸ ਕੌਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਡਡਲੀ ਰੋਡ, ਬਲੇਕਨ ਹਾਲ, ਵੁਲਰਹੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਲੈਂਬਰ ਹੁਸੈਨਪੁਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹਨ। MA, MPhil, PhD ਹਨ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੇਅਰ ਹੈ JNU ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ऑनलाइन जर्नल में लिख चुके हैं। जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਟਸ TV ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ प्रोफेसर विवेक कुमार जी ਨੂੰ पेश करने जा रहा हाँ। विवेक कुमार जी, सबसे पहले लोटस TV के स्टूडियो में आप जी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है लोटस TV, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए जी, कि लोटस TV में आपने मुझे बुलाया और यहाँ पर मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर विवेक जी, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के सदे पर बाबा साहब जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए आपको बुलाया गया था, लेकिन आपको हमने लोटस TV के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए यहाँ बुलाया है। हमारे दर्शकों को बाबा साहब की जयंती पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं लोटस TV के माध्यम से, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, परिघटना है जी, क्योंकि लोटस TV अभी तक ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय चैनल मैंने तो नहीं सुना था अपने लाइफ के अंदर कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धम्म और बाबा साहब की बात करेगा। तो उसके माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर मैं सारे संसार को और विशेषकर भारतवासियों को और सभी अंबेडकरवादियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम 125वीं जयंती बाबा साहब की इस विराट रूप में, इस विशाल रूप में मना रहे हैं और उसके लिए सचमुच आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं।
आज बाबा साहब के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर का जो आंदोलन, जो 125वीं जयंती हम जब मना रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर की, तो हमें ये लगता है, और विशेषकर हम जब रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से पता चलता है कि बाबा साहब आम्बेडकर का आंदोलन 5 पड़ावों में बांटा जा सकता है और बांट करके देखा जा सकता है। जी जैसे कि सामाजिक आंदोलन, जी उसके बाद फिर राजनैतिक आंदोलन, जी शैक्षणिक शिक्षा का आंदोलन, जी जो पढ़ने का आंदोलन एक तरह से उन्होंने चलाया, जी। उसके बाद संविधान का आंदोलन, संवैधानिक अधिकारों का आंदोलन, और 5वें रूप में बाबा साहब आम्बेडकर धार्मिक बुद्ध धम्म की पुनः, उसके हम कहते हैं पुनः चक्र पकतन करते हैं, उस चक्र का पुनः जो है उसको चलाते हैं 14 अक्टूबर 1956 में। तो वहां से एक धम्म का आंदोलन शुरू होता है। तो 5 पड़ाव बाबा साहब के आंदोलन को दिखाई पड़ते हैं। चलो प्रोफेसर साहब, आपने जो ये बात शुरू की है सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षक, संवैधानिक और धार्मिक, चलो आज हम इसी विषय पर फिर बात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा सबसे पहले तो बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन की नेचर क्या थी और ये कब से शुरू हुआ? देखिए, अगर लिखित रूप में देखा जाए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर 1913 में जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी करने गए, 1913 के बाद 1916 में उन्होंने अपना पीएचडी सबमिट किया, 17 में वो लंदन आए। तो 1919 में पहली बार बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करते हैं। साउथ बरो कमेटी के अंदर अपना पहला ज्ञापन देते हैं जी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि बहुजन आदमियों को, दलितों को, जो अस्पृश्य उस समय कहे जाते थे, उनका अपने जीवन में प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, राजनीतिक रूप में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ से बाबा साहब आम्बेडकर सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद पानी लेने का पहला आंदोलन चलाते हैं 14 टैंक से। वो था ह्यूमन राइट का सबसे पहला आंदोलन, जो कि भारतवर्ष में चलाया गया कि हमें पानी लेने का अधिकार होना चाहिए। ये पहले किसी भी नेता ने नहीं चलाया। फिर उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर कालाराम टेम्पल आंदोलन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उनका मन ध्येय ये नहीं था कि वो मंदिर में घुसना चाहते हैं। वो अपने लोगों को बताना चाहते थे, देखो जिस मंदिरों में तुम जाना चाहते हो उसके दरवाजे खिड़की कितने कस के बंद कर लिए गए हैं, इसलिए आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलने वाली है, आप कुछ दूसरा देखें। तो ये सामाजिक आंदोलन के कुछ पड़ाव हैं। वहीं पर उन्होंने मनुस्मृति दहन किया, और उसके इसलिए किया क्योंकि उसमें जो अस्पृश्य समाज उस समय कहलाता था, उसके लिए गलत बातें लिखी हुई थी, इसलिए उसका भी उन्होंने वहां पर धिक्कार दिवस मनाया। और उसके बाद फिर जो है सामाजिक आंदोलन के तहत उन्होंने लोगों को बताया कि आप साफ सुथरे तौर पे रहिए, आप जो है मरे हुए जानवर जो आप लोग करते हैं उनको आप लोग त्याग दीजिए, और एक नवीन संकल्पना समाज की उन्होंने वहां पर प्रतिपादित करी, उनको एक नया फलसफा सिखाया अपने लोगों को सामाजिक आंदोलन के माध्यम से। जी, इस समय उस आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा है? मुझे लगता है कि उसके पहले अगर हम लोग ये बात करें कि जो राजनीतिक आंदोलन बाबा साहब का, सामाजिक आंदोलन के बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि बात बन नहीं रही है। जी, जो बात हम करना चाहते हैं वो बात नहीं बन रही है। जी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस समाज के अंदर जो हमारे मसाइल हैं, बहुजन समाज के जो मसाइल हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको राजनीतिक अधिकार से हम तोड़ेंगे। तो उन्होंने राजनीतिक आंदोलन शुरू किया, और 1930 के आसपास पहली बार आकर के उन्होंने अधिकारों की मांग की, राजनीतिक अधिकारों की, जो पॉलिटिकल राइट्स थी उसको उन्होंने मांग करना शुरू किया, और वहीं से राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कही जा सकती है। उसके तहत 1930 और 32 में बाबा साहब आम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए,
और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। जी। उसके बाद फिर 1935 में आपको पता है शेड्यूल कास्ट शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। जी। इंडिया एक्ट 1935 तहत आता है। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर 1936 में इंडियन लेबर पार्टी बनाते हैं। जी। उसके तहत वो इलेक्शन लड़ते हैं और बॉम्बे में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जी। और उसके बाद 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो है नींव रखी जाती है। जी। और 1957 के आसपास बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिकन ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया की जो है सोच बना रहे थे जी। जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ 6 दिसंबर 1956 में। तो बाबा साहब अंबेडकर ने शनय शनय धीरे धीरे करके राजनीतिक आंदोलन के तहत ये बात बताई कि दलितों, बहुजनों, आप अगर अपने लिए अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हो तो आपको राजनीतिक सत्ता पर भी कब्जा करना पड़ेगा और राजनीतिक अधिकारों को भी बताना पड़ेगा। सो वही जो राजनीति है जी, उस आंदोलन को अब कौन आगे बढ़ा रहा है? देखिए सबसे बड़ा अगर आप देखें दल इस समय अगर राजनीतिक तौर पर जी। बहुजनों का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो अंबेडकरवाद की बात करता है, अंबेडकरवाद पे प्रोग्राम चलाता है, अंबेडकर ग्राम योजना चलाता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की नींव जैसा कि आपने पता है कि मान्यवर कांशीराम ने डाली थी और बामसेफ से वो शुरू होता हुआ बहुजन समाज पार्टी तक 1984 में बना। उसके पास 6 दिसंबर 1981 में DS4 बनाया था मान्यवर कांशीराम ने। और आज अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने जो विकास के काम किए हैं, स्पेशली जो 3 विश्वविद्यालय बनाए जिसकी कोई बात नहीं करता, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी ने बनाया नोएडा में। जी। उसके बाद कांशीराम उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई थी और इसलिए बनाई थी क्योंकि मान्यवर कांशीराम उर्दू और फारसी के अंदर अपना फलसफा लिखते पढ़ते थे। उनकी उर्दू की लिखावट बहुत तगड़ी थी और इसलिए उनके नाम से उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई। और एक यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही ऐतिहासिक विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी ने बनवाया बहन मायावती जी की अगुवाई में, वो था डिसेबल्ड के लिए विश्वविद्यालय। जो अपाहज लोग थे उनके लिए विश्वविद्यालय बनाया और उसकी टाइल्स स्पेशल हैं। जब वो लकड़ी मारते हैं तो बाकायदा सुनाई पड़ता है उन जो आंख से देख नहीं पाते, जो मूक हैं, जो बधिर हैं, उन सब के लिए विश्वविद्यालय बनाया गया। लेकिन अफसोस उस विश्वविद्यालय का कोई काम नहीं करता। गौतम बुद्धा जो सर्किट बनवाया फॉर्मूला 1 रेस का, वो अपने आप में भारतवर्ष में इकलौता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोग उसकी बात नहीं करते। 165 किलोमीटर लंबा 4 वे जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली से आगरा को जोड़ता है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो ये जो विकास के काम किए और सबसे बड़ा जो उनके बाबा साहब अंबेडकर ग्राम योजना, जिसके तहत 7 मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई थी, जिसके अंदर लाइट थी, जिसके अंदर रोड था, लिंक रोड था, स्कूल था, उसके अंदर पीने के पानी का था, उसके अंदर ANM यानी कि एक छोटा सा अस्पताल था। ये जो सुविधाएं अंबेडकर ग्राम योजना के तहत बनवाई बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार मेरे हिसाब से जो है सबसे बड़ा अंबेडकरवादी आंदोलन चला रही है आज के समय में। और वो गुरु किल्ली जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी, मान्यवर कांशीराम ने कहा था कि बहुजनों, अगर तुम अपने मसाइल की कोई भी ताला खोलना चाहते हो तो वो है राजनीतिक शक्ति। उसके हिसाब से उन्होंने अपना काम किया। तो मुझे लगता है आज के समय में वो जो है बहुजन समाज पार्टी सबसे माकूल रूप में अंबेडकरवाद का आंदोलन राजनीतिक तौर पर चला रही है। प्रोफेसर साहब, वैसे आज मुझे पहली बार ये पता चला है कि डिसेबल पीपल के बारे में एजुकेशन के यूनिवर्सिटी खोली है। मुझे ये मालूम नहीं था, तो जनरल पब्लिक को भी शायद ये मालूम ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात जो है जो हमारे दर्शकों को आप जी ने बताई है क्योंकि एजुकेशन की हम बात करते हैं, सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि पढ़ो, जुड़ो और संगठित हो। बाबा साहब का शिक्षा का क्या आंदोलन था? जी,
देखिए बाबा साहब का जो शिक्षा का आंदोलन, जैसा आपने बताया, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो ये जो नारा है बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धम्म से लिया था, जी है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि शिक्षित हो, यानी कि पढ़ो लिखो। जी बुद्ध धम्म के अंदर जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जी धम्मम शरणम गच्छामि, संघम संघम शरणम गच्छामि, उसी से निकला शिक्षित हो, जी संगठित हो जी और संघर्ष करो। जो संघ है वो संगठन का नाम है। जी तो उसी से एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज निकला। तो बाबा साहब अंबेडकर के फलसफे के अंदर शिक्षा, और वो कहीं ना कहीं फूले से ले रहे थे। जी महात्मा फूले से वो शिक्षा ले रहे थे, क्योंकि अगर बुद्ध ने बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अपने अत्तदीपो भवा, अगर आप अपने आप में होना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लीड योर ओन लाइफ, तो एक तो वो बता रहे थे, लेकिन उसका क्रियान्वित रूप में फूले ने कहा बुद्धि शिक्षा बिना मति गैली, जी शिक्षा के बिना जो है आपकी दिमाग चला गया, और जब दिमाग गया तो आपकी गति चली गई, गति चली गई तो अर्थ चला गया, यानी कि पैसा वगैरह चला गया, और अर्थ के बिना जो है आप एकदम नेस्तनाबूत हो गए। तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि आपको शिक्षित होना पड़ेगा। उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली जी। और वो कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको बता रहा था, बहुजन समाज पार्टी ने वो शिक्षा की सीख ली और गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय गौतम बुद्धा नगर के अंदर खोला, और उसके आसपास 4 स्कूल खोले। आपको छोटा इंटरमीडिएट स्कूल, और सब के सब एयर कंडीशनड हैं। माता सावित्रीबाई फुले स्कूल है, फूले स्कूल है, पंचशील स्कूल है, और एक तरफ अंबेडकर स्कूल है। ये स्कूल गौतम बुद्धा को 12th के पास बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स प्रदान करते हैं कि भाई आप इसमें बीएससी कीजिए। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो शिक्षा का आंदोलन चलाया था, उसको भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने साथ आत्मसात किया है। और उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 5 जो अखबार निकाले, उससे अपनी जनता को शिक्षित करने का काम किया। पहला अखबार 1919 में, 96 वर्ष पहले बाबा साहब अंबेडकर ने अखबार मूक नायक निकाला। उसके बाद बहिष्कृत भारत निकाला, उसके बाद उन्होंने समता निकाला, उसके बाद जनता निकाला, और 1956 तक आते आते प्रबुद्ध भारत। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर का एक विजन था, एक ऐसा सोच थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, और उस बढ़ने पर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रबुद्ध भारत की कल्पना की थी। यानी कि जो उनका विजन था वो एक एनलाइटेंड इंडिया का था। इस बात को अखबार से बता दिया लोगों को। तो बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षा का आंदोलन, एक तरफ स्कूल और एक तरफ सोसाइटी और मिलिंद कॉलेज की स्थापना, ये उनका, और फिर अखबार, इससे बाबा साहब अंबेडकर अपने लोगों को ज्ञानवर्धन करना चाहते थे, उनका दिमाग खोलना चाहते थे, उनको बातें बताना चाहते थे कि आप अगर अपना सोल्यूशन चाहते हो तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज मस्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। बाबा साहब को भारत का संविधान निर्माता बोलते हैं जी। बाबा साहब का इस संविधान निर्माण में क्या योगदान था? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने जो है, और इसका उत्तर क्योंकि बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य हैं उनको छोड़ देते हैं। तो मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिससे ये प्रमाणित होता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माता सभा के अंदर 9 दिसंबर 1946 से काम शुरू किया जी, और 2 साल 11 महीने 17 दिन मुसलसल लगातार काम किया उस संविधान सभा के अंदर जी। उसी संविधान सभा ने बाबा साहब अंबेडकर को उसकी संविधान निर्माती जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जी, उसका मेंबर चुना, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने उनको चेयरमैन चुना जी। तो एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर संविधान सभा के रूप में 2 साल 11 महीने 17 दिन, और ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में 141 दिन लगातार काम किया जी। अब 141 दिन के अंदर सर आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7,635
अमेंडमेंट्स आए उस जब वो लिख रहे थे तो 7,635 लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन भेजे जी। बाबा साहब ने लगातार 7,635 अमेंडमेंट्स को पढ़ा, ऑब्जर्व किया, पहले ऑब्जर्व किया और 5,162 जो अमेंडमेंट आए थे उनको खारिज किया। उनको कहा कि भाई इसमें बहुत मतलब जो है रबिश है, हाँ ये स्वीकार योग्य नहीं है, इसको हटा दिया। जी। और 2,473 अमेंडमेंट्स को उन्होंने आत्मसात किया जी। और उसको समायोजित किया, उसमें मिलाया और तब 395 आर्टिकल वाला बने और 8 शेड्यूल वाला जी। जो है बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी। और उसके बाद आप देखिए कि मैंने ये रिसर्च किया कि बाबा साहब एक दिन में जब संविधान बन रहा था तो एक दिन में कितना बोलते थे, कितनी बार बोलते थे जी। तो किसी 9-10 बार तो बाबा साहब डेली बोलते थे जी। लेकिन एक दिन या 2 दिन मैंने गिना कि वो 27 बार खड़े होकर के संविधान सभा में बोले और उन्होंने प्रूफ किया अपने इसको कि मैंने ये क्यों बनाया है जी। और जब जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो वो आता था, जब वो रोकते थे लोग, तो जैसे कम्युनिस्टों ने उठाया प्रश्न जी। वो सोशलिस्टों ने प्रश्न उठाया जी। तो बाबा साहब ने उनका जवाब दिया जी। और इसलिए हम उनको संविधान निर्माता कह रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात बाबा साहब ने कंपेयर की, अमेरिका का कानून जी, अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, साउथ अफ्रीका का संविधान और आयरलैंड का संविधान, इन संविधानों में कितने आर्टिकल हैं और ये कितने दिन में बने जी, और हमारा संविधान कितने दिन में बना जी, ये बाबा साहब के ज्ञान के फलक के आधार पर जी हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं जी। एक बात और जो बाबा साहब ने कहा कि लोगों ने पूछा कि भाई संविधान तो अच्छा होगा या नहीं होगा जी, तो बाबा साहब ने कहा अगर इसके चलाने वाले लोग अच्छे हैं जी, तो चाहे कितना खराब आप संविधान बनाएं वो संविधान अच्छा होगा जी, लेकिन अगर इसके चलाने वाले खराब हैं तो चाहे आप कितना अच्छा संविधान बना दें वो संविधान अच्छा नहीं होगा जी। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहते हैं जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी। जैसे हमने बात शुरू की थी कि कौन से सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षक, संविधानक और धार्मिक, तो आपने कहा था कि हम इस पर ही बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है पांचवा जो आपने धार्मिक कहा था, उसका सवाल मैं आपको ब्रेक के बाद दूंगा, लेकिन 1-2 मिनट है उसमें ये हमें बताएं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो 296 मेंबर थे, उसमें आने के लिए बाबा साहब को कौन सी मुश्किलें इलेक्ट होने में आई थी, उसके बारे में हमें बताएंगे। अगर आप सबसे सीधे सीधे बात करें तो वास्तविकता में कांग्रेस ने उनके लिए सब दरवाजे खिड़की बंद कर दिए थे। कांग्रेस नहीं चाहती कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी प्रकार जो है संविधान सभा में पहुंचे, लेकिन उस समय जोगेन नाथ मंडल जी थे, जोगेन नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ बंगाल के वो थे पदाधिकारी, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया और बाबा साहब अम्बेडकर को फिर जो है बंगाल जनरल की सीट खुलना से वो जीत करके हमारी संविधान निर्माता सभा में पहुंचे। अगर वो नहीं पहुंच पाते तो शायद भारतवर्ष को वो संविधान नहीं मिल पाता। प्रोफेसर विवेक जी, आपके साथ इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी क्योंकि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जैसे कि जो मैंने बोला था कि धर्म के बारे में वो टाइम कम था, इसीलिए मैंने आपको वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। ब्रेक के बाद फिर चर्चा शुरू होगी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर मिलते हैं। नमो बुद्धा, जय भीम, जय भारत। ब्रेक तो बाद आप जी का एक बार फिर स्वागत है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੀਲਮ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ बहुत घट सी, ਅਸੀਂ ब्रेक वाल जा रहे सी। प्रोफेसर साहब, धर्म के मामले में बाबा साहब की क्या भूमिका थी? देखिए, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पे जो आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पर जो धर्म का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना। जी, सभी जानते हैं कि 5वीं शताब्दी में 563-64 बीसी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ इस भारत भूमि पर, और भारत भूमि से बुद्ध धर्म उपजा और पूरे दूसरे राष्ट्रों में गया। लेकिन भारत की जमीन पर बुद्ध धर्म कहीं ना कहीं लुप्त प्राय हो गया था। जी, उसको पुनः स्थापित किया बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में, जब उन्होंने नागपुर के दीक्षा भूमि पर पुनः पदार्पण किया अपने बुद्ध धर्म में। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं धर्म आंतरण कर रहा हूं, मैं धर्म को बदल नहीं रहा हूं, मैं अपने धर्म में पुनः वापसी कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उनको यह पता था कि बहुजनों का, मूल निवासियों का, अस्पृश्य समाज का जो धर्म, वास्तविक धर्म है, वो है बुद्ध धर्म। तुम्हारे कहने का मतलब वो कन्वर्शन नहीं सी, रिवर्शन थी। जी, वो he was coming back to his original जी, धम्मा। जी, और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया। जी, एक उस समय के बहुत बड़े धर्मशास्त्री हुआ करते थे मैक्स मूलर। जी, मैक्स मूलर ये कहा करते थे कि जो विश्व जो में बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया अपने वॉल्यूम 5 में, अगर आप चाहें तो पढ़िएगा, फ्रॉम मिलियंस टू फ्रैक्शन। उन्होंने कहा कि विश्व में 10 प्रकार के धर्म होते हैं। जी, और लेकिन 2 प्रकार के धर्म होते हैं जो वास्तविक हैं। एक होता है बुक रिलीजन और दूसरा होता है रिवील्ड रिलीजन। जो किसी ने कहा हो किसी को, वो रिलीजन बन जाता है। जी, और दूसरा किताबी रिलीजन। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और बताई कि धर्म के 2 पार्ट होते हैं। जी, एक होता है थियोलॉजी और दूसरा होता है रिचुअल। जी, अनुष्ठान लोग करते हैं जो, जी, और दूसरा होता है उसके प्रिंसिपल्स। जी, उसके तो हमें प्रिंसिपल और अनुष्ठानों में अंतर करना चाहिए। लोग अक्सर जो रिचुअल होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसी को धर्म मान लेते हैं। बाबा साहब ने कहा यह गलत है। जो धर्म आपके प्रिंसिपल हैं उनको समझना चाहिए, और इसीलिए बुद्ध धर्म के प्रिंसिपल्स को समझ करके, उसके नीचे जो फलसफा था उसको समझ करके बाबा साहब ने कहा कि हमें बुद्ध धर्म ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नायाब तोहफा है। और वह स्वयं आप शुरू कर सकते हैं। आपको किसी प्रीस्ट, किसी पादरी, किसी मौलवी की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर कोई चर्च नहीं होता। इसलिए ये समता मूलक धर्म है। इसके अंदर कोई बिचौलिया नहीं है, ऊपर से नीचे तक। भगवान का इसमें कोई स्थान नहीं है, भाग्य का इसका स्थान नहीं है, यहां तक कि आत्मा भी इसमें नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख करके बताया। एक बात जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की बुद्ध एंड हिज धम्मा के अंदर, जो बुद्ध धर्म पर रूढ़िवादी जो पट्टी पड़ गई थी, इसके अंदर तरह तरह की व्याधि उत्पन्न हो गई थी, गलत सलत धारणाएं इसके अंदर भर दी गई थी। जैसे एक धारणा थी कि बुद्धा ने जो है इसलिए धम्म ग्रहण किया कि उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने मरे हुए आदमी को देखा, उन्होंने बीमार आदमी को देखा। बाबा साहब ने कहा 29 वर्ष की उम्र में बुद्धा ने परिव्रज्या ली, तो क्या उन्होंने कोई आदमी नहीं देखा होगा मरा हुआ? तो इसलिए यह गलत बात है। और दूसरी बात उन्होंने जो बहुत अच्छी लिखी भिक्खुओं के बारे में, कि भिक्खुओं का रोल क्या होगा। क्या भिक्खु एक जो है केवल ज्ञानी आदमी होगा, या वो आदमी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होगा? और भिक्खुओं के लिए उन्होंने कहा अगर भिक्खु समाज के लोग अगर वो फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड करके बनाएंगे तो बुद्ध धर्म बढ़ेगा।
अगर वो केवल अपने ज्ञान के लिए बुद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं तो बुद्ध धर्म नहीं घड़ेगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने पुनः स्थापना की और उसके नए मापदंड लिखे और इसीलिए उनका जो बुद्ध धर्म था वो नवायन कहलाया। जबकि हमारे यहाँ हीनायन और महायान दो प्रकार हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब ने अपना अलग एक तरह से धम्म की स्थापना करते हुए हमारे लोगों को एक नवीन साइकोलॉजिकल इमेंसिपेशन दिया। जो धम्म की परिभाषा है वो आपके मस्तिष्क को खोलती है जी। और यू कैन इमेंसिपेट योरसेल्फ। आपका उत्थान होता है, बौद्धिक उत्थान। तो वो एक नवीन संकल्पना बाबा साहब ने रखी, उसके लिए हम लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। यहाँ से मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसे कि बाबा साहब जी ने एक सपना देखा था प्रबुद्ध भारत का जी। एक विद्वान होने के नाते आपको दिखाई देता है कि वो समय आएगा, अगर आएगा तो कब आएगा? देखिए, भारतवर्ष में वेदों को मानने वाले और वेदों को न मानने वालों की लड़ाई रही है बहुत पहले से, दो धाराएं रही हैं जी। और न मानने वालों में बृहस्पति, उसके बाद बुद्धा, उसके बाद फिर रविदास, उसके बाद फिर जो है फूले, साहू, अंबेडकर, एक बड़ी लाइन है जी। मुझे लगता है कि जब तक बुद्धवादी लोग, जब तक बहुजन लोग इस लाइन को मान करके एक नए इतिहास की तरफ नहीं चलेंगे तब तक बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। अभी हमको नाना प्रकार के प्रपंचों में फंसाया जाता है जी। और हम उसमें फंस जाते हैं और हम अपने इतिहास को नहीं देखते जी। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी लोगों से कि वो अपने इतिहास को देखें जी। बुद्ध से खींची हुई लाइन को मान्यवर कांसीराम तक कैसे आती है, इस लाइन की पड़ताल करें और तब देखें कि भारतवर्ष का जो इतिहास है वो किस तरह श्रमण संस्कृति से, जो कमेरों की संस्कृति थी और कुछ सोचने वालों की संस्कृति, इसके अंदर कैसे लड़ता है जी। क्या जो अब तक आप जी ने आपकी इंटरव्यू में कहा है जी, इसको मद्देनजर रखते हुए ही बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता कहा गया है? जी, एक बात थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आपने गीत बहुत अच्छा दिखाया जी कि सिर का ताज बना गए और औरत ना का, तो वो वास्तविकता में बाबा साहब के एक और आयाम को, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी के एक और आयाम को जोड़ता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने केवल और केवल दलितों की बात नहीं करी जी, केवल और केवल अस्पृश्य समाज की बात नहीं करी, उन्होंने पिछड़ों की बात नहीं करी, उन्होंने अक़लियतों की बात नहीं करी, उन्होंने महिलाओं की भी बात करी जी। और महिलाओं के लिए आप सोचिए 1936 में पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्रेगनेंसी लीव का कानून बनाया जब वो लेबर मेंबर ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल थे 1942 से 1946 तक। तो उन्होंने उस समय कानून बना दिया था जी। और उसके बाद फिर हिंदू कोड बिल की स्थापना करी। उन्होंने सबसे पहला जो कानून बनाया, ये जो बहुपत्नी मोर देन वन वाइव्स लोग रखते थे उसके खिलाफ उन्होंने कानून बनाया हिंदू कोड बिल के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि ये सेक्रेमेंट अनुष्ठान नहीं है जी। हमारा जो हिंदू विवाह था वो एक अनुष्ठान हुआ करता था, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था जी। वो कहते थे स्वर्ग में बना है, 7 जन्म का संबंध है, पति मार रहा है, पति तोड़ रहा है, पति खाना नहीं दे रहा, उसके बाद भी पति मेरा देवता है। बाबा साहब ने कहा ये खत्म होना चाहिए और डाइवोर्स का एक्ट उन्होंने बनाया। फिर बाबा साहब ने संपत्ति में अधिकार का कानून बनाया, महिला को संपत्ति और उसकी डॉटर को संपत्ति। उसके बाद बाबा साहब ने एंटी डावरी एक्ट, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। उसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर ने जो गोद लेने की परंपरा थी उसमें महिला का कंसेंट, उसमें उसकी रजामंदी भी जरूरी है और बिना महिला की रजामंदी के आप गोद नहीं ले सकते। तो ये जो 6-7 कानून बनाए हिंदू कोड बिल के अंदर, बाबा साहब अंबेडकर ने नारी को वो सभी अधिकार दिए भारत की जिससे कि उसका सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हो सके। तो इस पूरे आधार पर शिक्षा के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, आरक्षण की व्यवस्था के रूप में, इसलिए हम बाबा साहब अंबेडकर को समग्र रूप में जो दलितों के लिए काम करे, अक़लियतों के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे और जब
उन्होंने संविधान बनाया जी। तो उसके प्रियम्बल में क्या लिखा? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। पूरे समाज के लिए उन्होंने समता की बात करी, केवल दलित समाज के लिए नहीं जी, बहुजन समाज के लिए नहीं, केवल महिलाओं के लिए जी। नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करी, भाईचारे की बात करी। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र के बारे में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करे, सबको अधिकार प्रदान करने के लिए जहर का घूंट पीते हुए भी उन्होंने जो है बाकायदा इस आंदोलन में अपना हिस्सा लिया, तो उसको राष्ट्र निर्माता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता में बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया लोटस टीवी ने, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप आज ये कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र निर्माता हैं। जी। वर्तमान में बहुजन आंदोलन का क्या स्वरूप है? देखिए, बहुजन आंदोलन के सप्तरंगी स्वरूप को हम देख रहे हैं, 7 स्वरूपों को देख रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जो फलसफे के लोगों ने जैसा जैसा समझा, जैसा कि गांव के लोग समझते हैं, साहित्य छोटा छोटा, एक कविता मुझे याद आ रही है, उन्होंने लिखा दलितों को, बहिरों को कान, गूंगों को जबान, दलितों को सम्मान, नारी को अधिकार समान, भारत को संविधान और विश्व को बौद्ध दर्शन का ज्ञान। ऐसे थे बाबा महान, ऐसे थे बाबा महान। तो ये साहित्य का एक आंदोलन चल रहा है बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के। तो एक वर्तमान आंदोलन में साहित्य का आंदोलन हो गया, राजनीतिक आंदोलन मैंने आपको बताया, एक तरफ धार्मिक आंदोलन चल रहा है जिसको कि हम बुद्ध धर्म के कन्वर्जन का आंदोलन कहते हैं, और 14 अक्टूबर को और बुद्ध पूर्णिमा को लगातार जो है अब संख्या बढ़ती चली जा रही है, कन्वर्जन लगातार। भारतवर्ष में बुद्ध धर्म 1700% बढ़ने वाला जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन इंडिया है, अगर उसको आज के रूप में देखेंगे तो। एक तरफ धार्मिक आंदोलन है, दूसरी तरफ एक एनजीओ का आंदोलन है जी, जो हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप देखिए वो यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए जी, और मैं खुद गया था, आपको पता है कि जो 1999 में एक विश्व सम्मेलन हुआ था जी, मानव अधिकारों का सम्मेलन जी, तो उसमें दलित समाज के लोग वहां पर पहुंच गए एनजीओ लेकर के जी। मैं एक आंदोलन आपकी तरफ देख करके, क्योंकि आप लोग का भी एक आंदोलन है जी, जो अप्रवासी रह रहे हैं भारतवर्ष के, जो बहुजन लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रह रहे हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इटली में और यूरोपियन देश में, वो एक नवीन प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर में बहुजन आंदोलन का क्या स्वरूप है? जी, बहुत अच्छा आंदोलन क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि आप मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के ही अंदर जी एक बाबा साहब अंबेडकर पर लेक्चर सीरीज शुरू की थी जी, बागुल साहब मुझे याद आते हैं, मैं भी 1-2 बार आया था, आप आए हैं और आप लोगों के वो मेंबर भी रहे। हाँ, आप लोगों ने जो ग्रेट ब्रिटेन डॉक्टर अंबेडकर जो सेलिब्रेशन कमेटी है, आप उसको 1969 से चला रहे हैं जी। तो आप देखिए कि जो है अब उसके अंदर बुद्ध विहार, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर, उसके अंदर बाबा साहब का म्यूजियम, और अभी आप टेलीविजन भी शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक आंदोलन है अपने आप में। कैलगरी यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब पर व्याख्यान माला है, सैन फ्रेजर जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगी, सैन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में लगी, अब जापान में लग गई है मूर्ति। तो ये आप लोगों के संघर्ष का नतीजा है, जो 14 अप्रैल आप मनाते हैं, आप 6 दिसंबर मनाते हैं, आप 14 अक्टूबर मनाते हैं। तो इससे जो यहाँ के कॉन्सुलेट्स हैं उनके अंदर भी जागरूकता आई है कि बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलितों के या बहुजनों के लीडर नहीं है, वो राष्ट्र के एक लीडर हैं। तो आप लोग का योगदान बाबा साहब अंबेडकर को इंटरनेशनल सिटीजन के रूप में जो है स्थापित कर रहा है जी। थैंक यू वेरी मच। आखिर
बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने की सभी राजनीतिक पार्टियों में दौड़ लगी हुई है। क्या असल में वो बाबा साहब को अपना लेंगे? देखिए, दौड़ तो बिल्कुल सही आपने पहचाना इतनी दूर से। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़ा पैना क्वेश्चन है ये कि आपने पहचाना कि हाँ, दौड़ तो लगी है। दौड़ तो लगी हुई है बाबा साहब को, बाबा साहब की 125वीं जयंती को मनाने के लिए, और ये दौड़ सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दौड़ इसलिए शुरू हुई है कि आज उनको ये पता चल गया है कि जितना बड़े बाबा साहब हम समझते थे बहुजनों के लिए, बाबा साहब कहीं ज्यादा उससे बड़े हैं जी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जब भारत में एक टेलीविजन ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ करके, एक टेलीविजन ने हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी इसका सर्वे करवाया जी। उनको यह पता नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर जी जो है सबसे ग्रेटेस्ट इंडियन उभर करके आएंगे जी। और उन्होंने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन पूछ दिया, उनको तब्दील कर दिया, द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी जी। अगर कहीं वो ये क्वेश्चन रख देते हु इज ग्रेटेस्ट इंडियन जी, तो मुझे कोई शक नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ग्रेटेस्ट इंडिया टुडे। सबसे ग्रेटेस्ट जो भारतीय हैं वो बाबा साहब को लोग बनाते। तो आज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पता चल गया है कि बाबा साहब अंबेडकर बहुजनों के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसलिए उन लोगों को वो अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं, उनको अपनाना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते जी। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, विचारधारा को नहीं मानते जी। और बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो था कि हिंदुइज्म को, उन्होंने हिंदुइज्म की फिलॉसफी को, फलसफे को बाकायदा उन्होंने खारिज किया और बुद्ध धर्म की तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ाया और उसको ग्रहण किया, अंगीकार किया। और उन्होंने कहा था कि जातिवाद को तोड़ना पड़ेगा। क्या आज के भारतवर्ष के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, जो साम्यवादी संगठन हैं, क्या वह जातिवाद को तोड़ रहे हैं या जातिवाद को बनाए रखे हुए हैं? तो जब तक वो जातिवाद को नहीं तोड़ते तो बाबा साहब को कैसे अपना सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। क्या हमारा युवा वर्ग बाबा साहब अंबेडकर के प्रति रुझान रख रहा है, और अगर नहीं तो इसके रास्ते में कौन रुकावट डाल रहा है? देखिए, हमारा यूथ, जो भारत में यूथ है, वो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वो विश्वविद्यालयों में दिखाई पड़ रहा है, विश्वविद्यालयों के अंदर आ रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, मुझे पता है कि 1990 के अंदर जब हम लोग छात्र जीवन में थे तब हमको बाबा साहब के फोटो किसी भी दीवार पर नहीं दिखाई पड़ते थे, बाबा साहब पर कोई डिस्कशन नहीं होता था जी। और आज भी आप देखेंगे कि जो स्कूल है, स्कूल की किताबों में बाबा साहब पे डिस्कशन नहीं होता जी। अगर स्कूलों में बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारा यूथ जानेगा कैसे? अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब को नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमारा यूथ कैसे जानेगा? तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब अंबेडकर के जनाने के लिए हमारा जो शिक्षा का विंग है, जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उन्होंने बाबा साहब को, हमारे यूथ को नहीं पढ़ाया। हमारे यूथ को क्या, भारत के किसी भी यूथ को नहीं बताया। उन्होंने महात्मा गांधी को तो पढ़ाया, नेहरू को पढ़ाया, टैगोर को पढ़ाया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को नहीं पढ़ाया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर का योगदान कहीं और भी बड़ा है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अवरोध है वो शिक्षा प्रणाली ने, जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, उसने ही अवरोध खड़ा किया कि हमारे यूथ को उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं खुशी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा आंदोलन है, जो बामसेफ ने आंदोलन शुरू किया 1972 से, जो दलित, जिसे कहना चाहिए DS4 ने शुरू किया, बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया, इन आंदोलनों ने बाबा साहब अंबेडकर को और जय भीम को सार्वजनिक किया, सभी समाज के लिए ले गए। और हमारा जो यूथ है वो कहीं डर रहा है,
उसको ये लगता है कि हम अस्पृश्यों का आंदोलन चला रहे हैं, हम दलितों का आंदोलन चला रहे हैं। तो इसलिए मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हम किसी जाति का आंदोलन नहीं चला रहे हैं जी, हम राष्ट्र के निर्माण का आंदोलन चला रहे हैं। वी आर रनिंग ए मूवमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग जी, एंड नेशन बिल्डिंग इज द प्रोसेस वाई वी ब्रिंग। सभी लोगों को हम लेकर के आते हैं उन संस्थाओं में जिसके अंदर देश चलता है। शिक्षा की संस्थाओं में हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर लेकर के आना चाहते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, तो रिजर्वेशन भी नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज हुआ। हम शिक्षा के अंदर उनको लेकर के आ रहे हैं, तो हम सबको लाना चाहते हैं जिससे कि देश उनको संस्थाओं के अंदर जगह दे और देश एक मजबूत डेमोक्रेसी के रूप में चले। तो हमारा जो बहुजन का आंदोलन है, हम अपने यूथ से कहना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन नेशन बिल्डिंग का आंदोलन है, ये कोई जातिवाद का आंदोलन नहीं है। और इसलिए हमारे यूथ के अंदर जब आप देखेंगे कि जज्बा भरता है तो वो आत्मनिर्भर आंदोलन भरते हैं। साहित्य का आंदोलन हो वो चलाता है, धार्मिक आंदोलन हो, चाहे वो आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन हो, तो ये बना रहा है। इससे इनके अंदर जब थोड़ी ज्ञान आता है तो ये जाकर के विश्वविद्यालय के अंदर अपना आंदोलन चलाते हैं। और जब ये आंदोलन चलाते हैं तो जो सरकारें आज की हैं वो अच्छा नहीं मानती। रोहित वेमुला का उदाहरण मैं इसी और पे आने वाला था, आपने शुरू कर दिया, बताइए। बहुत अच्छी बात है। जी बताइए, पूछे, प्रश्न पूछिए। नहीं, यही है कि मैं यही कहने वाला था कि जो आपने कहा है कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल यूथ है वो बाबा साहब के नाम पर संस्थाएं बनाता है और वहाँ वो काम करना चाहता है, लेकिन सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो उनको दबाना चाहते हैं। इसके बारे में मैं पूछना चाहता था। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि वास्तविकता में आज का जो यूथ, यंग यूथ है भारत के अंदर, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नवीन प्रकार की कॉन्शियसनेस, चेतना आ गई है। वो एक तरफ बुद्धा, दूसरी तरफ फूले और संत शिरोमणि रविदास महाराज, इन सब को वो लेकर के चलना चाहता है। प्रोफेसर साहब, टाइम ख़त्म हो गया, आप हमारे पास एक हफ्ता हैं, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि आप जैसे विद्वान के साथ इंटरव्यू करने का मुझे भी मौका मिला, और हम किसी और प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। मैं आपको लोटस टीवी को बधाई देना चाहता हूं और मैं उनको ऑल दी बेस्ट भी कहना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर यह कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। हम टाइम खत्म हो गया। नमो बुद्धा, जय भीम।